हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एसपीसी क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मानक लिपि और वर्तनी, और इन दोनों को समझने के लिए हमें पहले इनकी परिभाषा समझना अति आवश्यक है। तो हम पहले लिपि का परिचय समझेंगे। किसी भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले निश्चित चिन्ह, उस प्रयोग को हम लिपि कहते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं वर्तनी का परिचय। लिखने की विधि को वर्तनी कहा जाता है तथा वर्तनी को अक्षरी व हिज्जे भी कहा जाता है, और भाषा को लिपिबद्ध करने की प्रक्रिया वर्तनी कहलाती है। और दोस्तों, अब हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जो कि ये हैं। हिंदी वर्तनी व लिपि मानक मानी जाती है। एक मानक तथा आदर्श की दृष्टि से इसमें कमियां बहुत कम होती हैं, और इन कमियों को सुधारने का लगातार प्रयास हो रहा है। मानकीकरण की दिशा में विद्वानों ने लिपि व वर्तनी की सीमाओं की ओर संकेत किया है, जो कि यह हैं। यह कुल 8 बिंदु हैं, जिनमें से पहला बिंदु है देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है। इसके वर्णों में स्वर और व्यंजन मिले हुए हैं, जैसे कि क। अगर हम का की बात करते हैं तो ये सिर्फ का नहीं पढ़ा जाता, लिखते वक्त हम इसको आधा का और आ छोटा आ लिखते हैं। देवनागरी लिपि में व्यंजन को बनाते समय आधा ही लिखा जाता है, परंतु रोमन लिपि में पूरा लिखा जाता है। जैसे कि देवनागरी में कर्म को हम का, छोटा आ, आधा रा, आधा मा और छोटा आ लिखेंगे। रा को आधा लिखा जाता है, लेकिन अब रोमन में कर्म को हम पूरा लिखते हैं। KARMA, इसमें आर को पूरा लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे बिंदु की। कुछ लिपि चिन्हों से एक वर्ण से 2 ध्वनियाँ का उच्चारण होता है, जैसे छ, त्र, ज्ञ, और इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब तीसरा बिंदु हमारा है, कुछ लिपि चिन्ह ऐसे हैं जिनका आज उच्चारण नहीं होता। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, हमारा जो खष्टी शा होता है, जो पा की तरह हमारा शा बनता है, उसका आजकल उपयोग नहीं होता, क्योंकि हम उसकी आवाज़ बड़े सा से ले लेते हैं। इसी तरह री है हमारा, जो री से ऋषि होता है, उसकी आवाज़ हम रा पे छोटी ई की मात्रा लगा के ले लेते हैं, और इया और अड़ का ना से ले लेते हैं हम। ठीक है, और जिससे यह दिखता है कि साफ रूप से दिखाई देता है कि उच्चारण व्यवस्था में परिवर्तन आया है, लेकिन लेखन व्यवस्था में उस प्रकार परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए इन लिपि चिन्हों का प्रयोग कुछ खास शब्दों तक ही सीमित है। और अब हम आते हैं अपने चौथे बिंदु की तरफ। वैज्ञानिक तथा स्पष्ट लिपि का दृष्टि से शब्दों का उच्चारण क्रम के अनुसार होना चाहिए, लेकिन देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है। उदाहरण, ई की मात्रा पहले आती है लेकिन उच्चारण बाद में होता है, जैसे धर्म बाद में लिखे जाता है लेकिन उच्चारण पहले होता है। तथा अब हम अपने 5वें बिंदु पर आते हैं। स्वरों की मात्राओं को ऊपर नीचे दाएं बाएं होने के कारण लिखने में कठिनाइयाँ आती हैं। अब हम छठे बिंदु पर आते हैं। छठे बिंदु में हमें यह बताया गया है कि शिरोरेखा, जो कि ऊपर की तरफ पाई खींची जाती है, ना लगाने के कारण हम भा को माँ पढ़ लेते हैं, धा को घा पढ़ लेते हैं। तो इस तरह की हमारी गलतियाँ इस शिरोरेखा के कारण हो जाती हैं, अगर हम इसका उपयोग नहीं करते हैं तो। और हमारे पास 7वां बिंदु है अनुनासिक और अनुस्वर, तथा हम इन दोनों को चंद्र बिंदु और अंक की मात्रा से भी जानते हैं। हमें इनका भी प्रयोग करना होता है हमारी हिंदी में। अब हम आते हैं अपने आखिरी बिंदु पर, जो कि महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इस बिंदु में हमें यह बताया जा रहा है कि व्यंजन में अंतिम स्वर होने का कारण भी उच्चारण नहीं होता, जैसे राम, रा बड़ा आ प्लस माँ प्लस छोटा आ, फिर भी हम इसे राम ही पढ़ते हैं। इसका उच्चारण हम राम ही करते हैं, ना कि रामा। ठीक है, तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको
पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।